नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 है। इसके पहले मैंने 9 पार्ट और बनाए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने उनको ज़रूर देखा होगा। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप उनको ज़रूर देखें, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो सीरीज जो है, ये क्वेश्चन का जो सीरीज है, ये आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जो भी रेलवे पुलिस एग्जामिनेशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जा करके @theFinalTouch लिख करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके एग्ज़ाम संबंधी जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं वह सब शेयर कर दी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ डीलर अलाउज अ 36% discount on the mark price of an article and still gains 28%. If the cost price of the article is reduced by 10%, how much discount percent should he allow now so as to get the same percent of profit as before? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है, वह अपने सामान पे 36% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 28% का फ़ायदा कमाता है। अगर सामान का जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है वह 10% से घट जाए तो वह उसे कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वह पहले के बराबर ही रहे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि जब भी अगर प्रॉफिट होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है और जो डिस्काउंट दिया जाता है वह मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मैं यहाँ पे मान लूँ कि सीपी जो है यानी कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का कितना है 100 यूनिट। अगर 100 यूनिट उसका कॉस्ट प्राइस है और उस पर 28% प्रॉफिट होता है, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 128 यूनिट, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, उस पर 28% का प्रॉफिट होता है तो उसका सेलिंग प्राइस 128 यूनिट हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 36% प्रॉफिट डिस्काउंट देता है, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे 36% का। तो अगर मार्क प्राइस पे 36% का डिस्काउंट दिया मतलब क्या कि मार्क प्राइस का 64% जो होगा वह बराबर होगा किसके? सेलिंग प्राइस के। और सेलिंग प्राइस क्या है? 128 यूनिट, ओके। 64 दूनी कितना हो जाता है? 128। तो मार्क प्राइस कितना आ गया? 200 यूनिट। मार्क प्राइस 200 यूनिट आ गया। अब क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस जो है वह 10% से क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है और वह 10% से घटता है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और फिर क्या बोलता है कि कॉस्ट प्राइस 90 हो जाता है। अब हमें किस डिस्काउंट कितना देना चाहिए? डिस्काउंट कितना देना चाहिए कि जो प्रॉफिट परसेंटेज हो वह उतना ही रहे? तो 28% ही प्रॉफिट परसेंटेज रहे। 90 कॉस्ट प्राइस आ गया, 90 पे 28% अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहें तो इसको कितने में बेचेंगे? 90 को 128/100 में बेच देंगे, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा नया वाला। तो 10 से 10 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे। 9/72, 9 दूनी 18 और 7 25 के 5 हासिल 2 और 9 एकम 9 और 2 11 और यहाँ 10 नीचे 10 बचा हुआ है तो ये 115.2, यानी कि नया वाला जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना हो जाएगा? 115.2। तो मार्क प्राइस 200 है, नया सेलिंग प्राइस आ गया 115.2 यूनिट। तो डिस्काउंट कितने यूनिट का मिला? तो यहाँ से अगर मैं 200 में से 115.2 माइनस कर दूंगा, 115.2 माइनस कर दूंगा 200 में से, तो डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। कितने का मिला? डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट का यूनिट मिल जाएगा। 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा और यहाँ 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। यानी 84.8 यूनिट का हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 84.8 अपॉन डिस्काउंट पर किस पे निकालते हैं? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? 200 यूनिट है, तो 200 इंटू 100 कर देंगे। 20 से 20 और 848 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी 42.4% का क्या होगा? उससे डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट का ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अलाउ
alloys A and alloys B contain copper and zinc in the ratio 1:3 and 3:5 respectively. In what ratio A and B may be mixed to get a new alloy containing copper and zinc in the ratio 1:2? तो ये एलॉय A है, ये एलॉय B है, इसमें कॉपर और यहाँ जिंक। कॉपर कितना है 1 और ये 3, दूसरे में कॉपर कितना है 3 और जिंक कितना है 5, और इनको मिक्स करने के बाद जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 1:2 का अनुपात आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे, और एलिगेशन हमेशा क्या होता है, सेम क्लास में लगाया जाता है। यानी कि अगर हम कॉपर को लेकर सॉल्व करेंगे तो सिर्फ कॉपर लेंगे, मतलब ये कि देखो ये टोटल कितना है 4 यूनिट है, ये टोटल कितना है 8 यूनिट है, और ये टोटल कितना है 3 यूनिट है। ओके, तो इस ए वाले मिक्सचर में एलॉय में कॉपर कितना है टोटल, तो 4 में से कॉपर कितना है 1 यूनिट है, तो कॉपर की मात्रा 1/4 हो जाएगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। और ये एलॉय बी है, इसमें टोटल इसकी मात्रा 8 यूनिट है, और इसमें कॉपर कितना है 3 यूनिट है, तो इसमें कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी एलॉय बी में 3/8 हो जाएगी। और जब मिक्स करते हैं जो रिजल्टेंट मिक्सचर आता है हमारा, इसमें टोटल इसकी मात्रा कितनी है 3 यूनिट, और कॉपर कितना है 1 यूनिट, तो इसमें इसकी मात्रा कितनी हो गई कॉपर की 1/3। अब यहाँ एलिगेशन लगा देंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा देखने में खतरनाक दिख रहा है, इसको आसान कर लेते हैं। नीचे 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 8 4 3 का एलसीएम कितना होगा 24। अब सबको 24 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ 24 से, यहाँ 24 से, और यहाँ 24 से, तो 1/4 × 24 कितना करेंगे कितना आएगा 4 छक्के 24। इसमें करेंगे तो 8 3 के 24 और 3 3 जा 9 आ जाएगा, और यहाँ 1/3 × 24 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली एलिगेशन लगा देंगे। 9 में से 8 का कितना आएगा 1, और 8 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 2, तो जो अनुपात आ जाएगा कॉपर और जिंक का वह 1:2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसी चीज़ को जिंक पर भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3/4, 5/8 और 2/3 का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ए एंड बी इज ए वर्क इज डन बाई 3 people P, Q and R. P alone takes 16 hours to complete a single product, but Q and R working together takes 6 hours for the completion of the same product. If all P, Q and R worked together and completed 33 product, then for how many hours they have worked together? यानी P, Q, R 3 लोग हैं, P अकेला काम करता है, Q और R एक साथ काम करते हैं। P अकेले काम करके 16 घंटे में काम को पूरा करता है, और Q R अकेले एक साथ काम करके 6 घंटे में काम को पूरा कर लेते हैं। मतलब ये सिंपली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, 16 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो P की एफिशिएंसी निकालेंगे, P की एफिशिएंसी कितनी होगी 48/16 मतलब कि 3 यूनिट, और Q और R की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी Q R की एफिशिएंसी तो 48/6 यानी कि 8 यूनिट। मतलब ये कि P 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा, Q और R 1 घंटे में 8 यूनिट काम करेंगे। तो ये दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना काम करेंगे 11 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, 1 घंटे में ये लोग 11 यूनिट काम करेंगे, तो 48 यूनिट काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा 48/11 टाइम लगेगा। और टोटल काम कितना करवाना है इनसे 33 प्रोडक्ट बनवाना है ना, तो 33 प्रोडक्ट इनसे बनवाना है, तो 33 से गुणा कर देंगे, 11 तियाँ 33, इसको सॉल्व करेंगे, 3 बटे 24 और 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि 144 घंटे इनको लगेंगे इस पूरे काम को एक साथ करने में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, समझ जाइएगा। देखो इसमें बोला है कि यदि यहाँ पे R कर लीजिएगा, क्वेश्चन में R मिसिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है R होगा, यहाँ पे R होगा, तो R यदि वह शेषफल है जो 6454, 7306 और 8797 को बड़ी से बड़ी संख्या D से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो D माइनस R की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि HCF निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसका HCF निकालना पड़ेगा, तो 6454368797 इसका HCF निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, इनमें से इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो 7 में से 6 गया 1,
यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ 17 में 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 7 गया 1, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ कितना बचा है 2, तो 12 में से 4 गया 8 बच जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर इसका भी डिफरेंस निकालेंगे हम एक बार, तो 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा और यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 4, 14 में से 8 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 639 मिला। तो हमें ये देखना होगा कि क्या इन तीनों नंबर को बराबर बराबर मतलब डिवाइड करेगा और रेशियो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है बराबर आ रहा है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो इसमें वो रिमाइंडर बराबर नहीं आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। तो कितना होगा, अगर 3 से इसको हम डिवाइड कर दें तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो ये 2 1 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे इन तीनों नंबर्स को तो जो रिमाइंडर आएगा वह हर केस में बराबर आएगा, यानी डी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 213। अब 213 जो है इससे डिवाइड कीजिए 6454 को, 6454 को अगर हम डिवाइड करेंगे 213 से तो क्या हो जाएगा, इसको 3 टाइम्स लेके जाएंगे, 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा, ये कैंसल आउट ये कैंसल आउट, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 4 यूनिट। आर की वैल्यू कितनी आ गई 64, आर की वैल्यू आ गई 64। तो आप अगर इस 213 से इसको भी 7306 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 64 ही आएगा, 8797 को डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 64 ही आएगा, इसलिए मैंने 639 न लेकर के 213 लिया है इसमें। तो डी की वैल्यू 213 आ गई, आर की वैल्यू 64 आ गई, हमें निकालना क्या है डी माइनस आर, यानी कि 213 माइनस 64। इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बच गया है 10, तो 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 1 बचा हुआ है, तो आपका कितना आ गया 149। डी माइनस आर की जो वैल्यू आ जाएगी 149 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है इस सवाल को, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद सिर्फ माइनस कर देंगे इसमें से 213 में से 64, 149 करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ triangle PQR at P such that AB is parallel to QR if PQ is equal to 13.5 centimeter and angle QPR is equal to 30 degree, then find the area of triangle PQR in centimeter square। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक सवाल है। देखो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसका एक सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल मतलब क्या, कि ऐसा सर्कल जो इसके तीनों वर्टाइसेस को टच करते हुए जाए। सर्कल थोड़ा सा खतरनाक बना है, देख लीजिएगा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये मान लिया P है, ये Q है और ये R है, ये P है, ये Q है और ये R है। ओके, AB क्या है, टेंजेंट है, AB इसका एक टेंजेंट है और बोला है कि QR जो है वह AB के पैरेलल है, QR जो है AB के पैरेलल है और PQ की वैल्यू दी गई है 13.5 और QPR यानी ये वाला एंगल जो दिया गया है यह 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी दो लाइन अगर पैरेलल है, जब भी दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं, जैसे ये मान लो ये पैरेलल है ना, तो यहाँ का जो एंगल होगा, जो यहाँ का एंगल होगा और ये यहाँ का एंगल होगा, यानी यहाँ वाला एंगल बराबर होंगे और इन्हें क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अगर यहाँ थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ मैंने थीटा ले लिया तो यहाँ भी मैं क्या ले लूँगा, थीटा ले लूँगा। ठीक है, ये पहला चीज़ है। इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे आप इसमें देख पा रहे हो। तो ये अगर थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। अब दूसरी बात कि जब एक सर्कल होता है और सर्कल पे एक टेंजेंट होता है, ठीक है, और यहीं से एक मान लो ये कॉर्ड हो गया, तो यहाँ अगर एंगल थीटा बनता है तो इस कॉर्ड से इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो इसके बराबर होता है, मतलब ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो अगर हम इसमें देखें तो ये टेंजेंट हो गया, ये कॉर्ड हो गया और इस कॉर्ड से इसके सरकमफेरेंस पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है PQR। तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक।
अब हमें एक और चीज़ पता है कि जब भी एक ट्रायंगल होता है और अगर इसमें दो एंगल बराबर हों, अगर ये मान लो ये थीटा है और ये भी थीटा है, अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये दोनों साइड भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये अगर थीटा हो गया, ये अगर थीटा हो गया और इसकी वैल्यू दी गई है 13.5, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13.5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है आपको। अब आगे हमें एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आ गया कि PQ की जो PQ साइड जो है वो 13.5 सेंटीमीटर का है और PR साइड जो है वो भी 13.5 सेंटीमीटर का है। मैंने आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी बताया, मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये जो मैंने बताया ना कि कॉर्ड पे जो जैसे टेंजेंट है, टेंजेंट पे जो एंगल थीटा बन रहा है तो कॉर्ड पे जो एंगल QPR बनेगा वह उस थीटा के बराबर होगा। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब हमें एक ट्रायंगल मिल गया है, कैसा, तो इस टाइप का जो ट्रायंगल मिला है, ये जो ट्रायंगल ये x है और ये x है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसका एरिया जो होता है 1/2 XY साइन थीटा के बराबर होता है, 1/2 XY साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि x की वैल्यू क्या है, 13.5, x की वैल्यू क्या है, 13.5 है। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल लिया है, 13.5 आ चुका है हमारा x का वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं देखूं तो 1/2 13.5 इंटू 13.5 कर देंगे तो हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, अब उसको भी हम करते हैं। देखो 1/2 इंटू 13.5 इंटू 13.5 है ना, इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री आएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी यहाँ का 1/2 और यहाँ का 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 13/5 का स्क्वायर, और 13/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 और 13 इंटू 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 4 = 52, 5 और 13 × 13 और 5 = 18, 182, यानी कि ये आ गया आपका 2 स्थान पे दशमलव, यानी कि 182.25, 182.25 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 13.5 का स्क्वायर। तो एरिया जो हो जाएगा इसका, अब 182.25 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 4 = 16, 2 बचा, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर होगा 4 × 5 = 20, है ना, 4 × 5 = 20, तो 45.5 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो अगर, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 45 दिख रहा है। तो आगे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहीं तक रुक जाओ और ऑप्शन नंबर बी आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 45.5625 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपको समझना क्या क्या था क्वेश्चन में, कि जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, उसके बाद आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, उसके बाद आपका एंगल अगर बराबर है तो साइड्स भी बराबर होंगी, चौथी बात कि जो इसका एरिया होगा 1/2 XY साइन थीटा से निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन किया वो आपको सीखना है। उसके बाद आप यहाँ पे जा करके जब आप सॉल्व करोगे तो पूरा अंत तक सॉल्व नहीं करना है। आपको 45 मिल गया, ऑप्शन में देखो 45 सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, अगर क्वेश्चन टफ पूछेगा तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।